हेलो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बीजांड का विकास। बीजांड कैसे बनता है। बीजांड के विकास में दो क्रियाएं शामिल होती है, गुरु बीजाणु जनन और गुरु युग्म के जनन। पहले हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन क्रिया के बारे में। गुरु बीजाणु जनन का मतलब हो गया गुरु बीजाणु का निर्माण होना। ये कैसे गुरु बीजाणु बनेगा, इसे हम चित्रों की सहायता से समझेंगे। इस क्रिया में सबसे पहले बीजांड काय एक छोटी सी गोल आकार की अतिवृद्धि के रूप में बनेगा इस प्रकार से, और उसकी सभी कोशिकाएं विभज्योत की होगी। यानी इस प्रकार ये विभज्योत कोशिकाएं हमने बना दी। ये हो गया बीजांड काय, और विभज्योत की कोशिकाओं का समूह चारों ओर से एक कोशिकीय बाह्य त्वचा के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो इस प्रकार बीजांड काय बनता है। अब चूंकि सभी कोशिकाएं विभज्योत की है तो इनमें होगा विभाजन। विभाजन होने से इसका साइज बढ़ेगा। तो इस बीजांड काय का साइज बढ़ेगा। कोशिका विभाजन चलता ही रहेगा। इस प्रकार से ये साइज बढ़ गया। अब क्या होगा, बाह्य त्वचा के नीचे की कोई भी एक कोशिका आकार में वृद्धि कर लेगी। जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पर कोई कोशिका है, उसने आकार में वृद्धि कर ली इस प्रकार, और उसका केंद्र भी हो जाएगा स्पष्ट। इस कोशिका को कहेंगे आर्की स्पोरियल कोशिका। आर्की स्पोरियल कोशिका। और यहां पर साथ में बन जाएगा आंतरिक अध्यावरण भी। इस प्रकार से ये जो दिख रहा है ये हो गया आंतरिक अध्यावरण। अब इन कोशिकाओं में आगे विभाजन चलेगा तो बीजांड काय का साइज और बढ़ेगा। और ये जो आर्की स्पोरियल कोशिका है इसमें होगा परिणत विभाजन। इसमें होगा परिणत विभाजन। परिणत विभाजन होगा तो एक कोशिका बाहर की ओर बनेगी, एक बनेगी भीतर की ओर। तो अगला चित्र इस प्रकार से प्राप्त होगा। बीजांड काय का साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। ये विभज्योत की कोशिका हमने बनाई दी। आर्की स्पोरियल कोशिका में परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बनेगी। तो एक तो जैसे ये कोशिका हो गई, एक ये कोशिका हो गई। इन कोशिकाओं के नाम इस प्रकार से हैं। वित्तीय कोशिका, वित्तीय कोशिका, और ये हो गई बीजाणुजन कोशिका। बाकी कोशिकाएं इस प्रकार से हो गई। ये विभज्योत की कोशिकाएं। अब यहाँ पर आंतरिक अध्यावरण के साथ साथ बाह्य अध्यावरण भी बन जाएगा। ये जैसे कि ये आंतरिक अध्यावरण मान लेते हैं और ये बन गया बाह्य अध्यावरण। ये भित्तीय कोशिका जो है इसमें बार बार विभाजन होगा। बार बार विभाजन जब इसमें होगा तो ये बीजांड काय का आकार बढ़ा देगी।
तो कुल मिलाकर के ये भित्तीय कोशिका बीजांडकाय के आकार को बढ़ाने में काम में आएगी। और बीजाणुजन कोशिकाएं जो आपको दिख रही है, ये बीजाणुजन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करने लग जाएगी। तो अगले चित्र में इस प्रकार से बनाना है। बीजांडकाय को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। जैसे बीजांडकाय हो गया, और हम यहाँ पर केवल ये कोशिका बनाएंगे, बीजाणुजन कोशिका। और अब इसका नाम रख देंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्योंकि ये कोशिका आगे चल करके गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। और ये कोशिका भित्तीय कोशिका तो बीजांडकाय बनाने में काम में आ गई। इस प्रकार से ये बना दिया हमने बीजांडकाय। और अब इस प्रकार आंतरिक अध्यावरण बन गया, बाह्य अध्यावरण। तो जो भी संरचना है वो लगभग बन के तैयार हो जाएगी। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बनेंगे 4 गुरु बीजाणु जो अगुणित होंगे और रेखीय क्रम में बनेंगे। तो अगला चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये बीजांडकाय है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनेंगे 4 गुरु बीजाणु, 1 2 3 और ये 4 रेखीय क्रम में बनेंगे। और ये बाकी कोशिकाएं है ही है यहाँ पे। इस प्रकार से बीजांडकाय हो गया। इन्हें बोलेंगे गुरु बीजाणु। ये रेखीय क्रम में बन रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। 4 गुरु बीजाणुओं का समूह कहलाएगा चतुष्क। और बाकी ये हो गया आंतरिक अध्यावरण है, ये हो गया बाह्य अध्यावरण है। इनके नाम लिख देते हैं। ये यहाँ पर है गुरु बीजाणु, और गुरु बीजाणु होंगे अगुणित। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से ये 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की ओर है, ये हो जाते हैं नष्ट। यानी ये वाला नष्ट हो जाएगा, ये वाला नष्ट हो जाएगा, ये वाला नष्ट हो जाएगा। केवल ये जीवित रहेगा। इसे बोलेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु। तो अगला चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये बीजांडकाय है। बीजांडकाय की कोशिकाएं अंत में विभेदित हो जाती है, यानी मृतुत की कोशिकाओं में बदल जाती है इस प्रकार से। और ये जो 3 गुरु बीजाणु हैं, ये तो हो जाएंगे नष्ट। 1 2 3 ये तो हो गए नष्ट। और एक गुरु बीजाणु जो निभाग की ओर होता है, वो होता है क्रियाशील, यानी जीवित रहता है, तो इसको बोल देंगे क्रियाशील। बाकी बीजांड बन गया लगभग। ये हो गया आंतरिक अध्यावरण है।
बाह्य अध्यावरण है। इस प्रकार से यह बन गया। इस गुरु बीजाणु को नाम दे देंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये हो गया क्रियाशील गुरु बीजाणु। और ये जो 3 गुरु बीजाणु हैं इन्हें कह देंगे नष्ट हुए गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार हमने देख लिया, यहाँ पर गुरु बीजाणु बन गया। और ये गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही कहलाता है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु बनने के बाद में इस गुरु बीजाणु से बनेगा भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद, और उस क्रिया को बोलेंगे गुरु युग्मक जनन। बीजांड के विकास में ये 2 प्रक्रिया शामिल होती है। गुरु बीजाणु जनन हमने पढ़ लिया था। इस गुरु बीजाणु जनन क्रिया से इस प्रकार से बीजाणु बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये बीजांड का हो गया, ये आंतरिक अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण, ये बीजांड ग्रंथ, ये रफे निभाग, और ये हो गया बीजांड द्वार। इस प्रकार से बीजांड बन गया। अब ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है इससे बनेगा मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश, और उस क्रिया को बोलेंगे गुरु युग्मक जनन। तो अब हमें पढ़ना है गुरु युग्मक जनन के बारे में। गुरु युग्मक जनन। गुरु युग्मक जनन का मतलब हो गया इस क्रियाशील गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश एब्रियो सेक का निर्माण होना कहलाता है गुरु युग्मक जनन। तो ये कैसे बनता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस क्रियाशील गुरु बीजाणु को बाहर निकाल लेते हैं। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु बीजांड के भीतर है। ये क्या करेगा, इस बीजांड काय से पोषण लेकर के आकार में वृद्धि कर लेगा। तो अगला चित्र देख सकते हैं, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसने आकार में वृद्धि कर ली। अब इसका ये जो केंद्रक है इसमें विभाजन होगा, और विभाजन होने से बन जाएंगे 2 केंद्रक, एक केंद्रक ये दूसरा केंद्रक। ये जो केंद्रक बने हैं ये परस्पर विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। ये इस ध्रुव की ओर मान लो, ये इस ध्रुव की ओर, यानी दोनों ऑपोजिट पोल या विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे और ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार ये ध्रुवों पर पहुंच गए। ध्रुवों पर पहुंचने के बाद प्रत्येक केंद्रक 2 बार विभाजित होगा। तो जब एक बार विभाजित होगा तो बन जाएंगे 2 केंद्रक, फिर इन दोनों विभाजन होगा तो बन जाएंगे 4 केंद्रक। सेम ऐसे यहाँ पर होगा कि एक बार विभाजन से बन जाएंगे 2 केंद्रक, फिर उन दोनों विभाजन होगा तो बन जाएंगे 4 केंद्रक। तो प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक बन जाएंगे। इन 4 केंद्रकों में से कोई भी केंद्रक मध्य की ओर आएगा, इधर से भी कोई भी एक केंद्रक मध्य की ओर आएगा, तो 2 केंद्रक मध्य में सेटल हो जाएंगे। इस प्रकार से ये केंद्रक, ये दूसरा केंद्रक, 2 केंद्रक बीच में आ गए, तो इस ध्रुव पर रह गए 3 केंद्रक, इस पर भी रह गए 3 केंद्रक। ये जो ध्रुव से केंद्रक हैं इन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। मैं यहाँ पर इनका नाम लिख देता हूँ। इन केंद्रकों को बोलते हैं, चूंकि ध्रुव से हैं तो इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय
केंद्रक। तो इस प्रकार हमने देखा जो सिंगल केंद्रक था वो केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप 8 केंद्रकों में डिवाइड हो गया। अब होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। एक साथ होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी जितने भी केंद्रक है उनके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाएगी। तो किस प्रकार ये विभाजन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये 3 केंद्रक हो गए, ये 3 केंद्रक इधर निभाग ये सिरे की ओर है, ये वाले 3 केंद्रक ये बीजांड द्वार सिरे की ओर है, और ये ध्रुवीय केंद्रक हो गए बीच में। अब कोशिका भित्ति इस प्रकार से बनेगी, ये कोशिका भित्ति बन गई। इधर भी जैसे कोशिका भित्ति बन गई। तो इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण होगा। इस संरचना में टोटल 7 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और केंद्रक है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना को कहा जाता है, या तो कह दो आप मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, या इसे बोल सकते हैं भ्रूणकोश। इस मादा युग्मकोद्भिद में ये जो कोशिका दिख रही है, इस प्रकार से जैसे कोशिका हो गई है, इसे कहते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका, और अंड कोशिका ही मादा युग्मक होती है, मादा युग्मक। इसके साइड में जो 2 कोशिकाएं हैं इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिकाएं, और सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका इनको मिलाकर के कहा जाता है अंड समुच्चय। ये जो 3 कोशिकाएं दिख रही है इन्हें कहते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। कई जगह इनका नाम प्रतिमुखी कोशिकाएं भी आता है। ये जो बीच में एक बड़ी साइज की कोशिका दिख रही है इसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका, और इसमें जो 2 केंद्रक हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश बन गया। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का यानी मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो गया। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है गुरु युग्मक जनन। यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं इनसे इस प्रकार से अंगुली की जैसी रचनाएं विकसित हो जाती है। इन्हें कहते हैं तंतुमय समुच्चय। और तंतुमय समुच्चय का काम होता है पराग नलिका को आकर्षित करना और उसको गाइड करना, यानी निर्देशित करना, अपनी ओर आकर्षित करना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये सिंगल है। तो एक गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश का विकास हो गया। तो इस विकास को कहा जाता है एक बीजाणुज विकास। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक टर्म में, एक बीजाणुज
विकास। एक बीजाणु विकास का मतलब हो गया एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से या एक गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश का विकास होना कहलाता है एक बीजाणुज विकास। तो ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु था ये विकसित हो गया भ्रूणकोश में। इस प्रकार से बीजाणु बन के तैयार हो जाता है। थैंक यू।